Hello children, good morning, Namaskar. I am present for part 14 or lesson 14. In this part, we have to read about universal truth sentences. In these sentences, we have to use about is or am. Before this, we have read that there is no use of is or am in terms of होता है, होती है, होते हैं in present tense. But in universal truth sentences, we have to use is or am. First of all, we have to concentrate our mind to use is or. So, we consider that is. मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने इसके पूर्व प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि यदि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ती हो, तो वहाँ इज और एम का प्रयोग नहीं होता है। परंतु जो वाक्य विश्वव्यापी सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उसको सत्य माना जाता हो, उसमें इज और एम का प्रयोग होता है। यदि प्रयोग नहीं होगा, इज के स्थान पर वाज लगा देंगे, इसका मतलब वह बातें सत्य नहीं रह जाएगी। इसलिए जो बातें सत्य हैं उसके साथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेजों के साथ इज एवं आर का प्रयोग होता है। कैसे होता है इसको देखिए। जैसे दूध उजला होता है, तो दूध उजला होता है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और संभावना है आगे भविष्य में भी होता रहेगा। इसलिए इसमें किसी तरह की बदलाव नहीं है। इसलिए इस तरह के वाक्यों को, इन तरह के वाक्यों को, इस प्रकार के वाक्यों को यूनिवर्सल ट्रूथ में अध्ययन करते हैं। कौवा काला होता है, अब कौवा आज तक कोई लाल तो देखा नहीं, इसलिए कौवा काला होता है। दूध उजला होता है, खून लाल होता है, गरीब ईमानदार होता है, बाल काला होता है, घास हरी होती है, गरीब ईमानदार होता है। तो इस तरह के जितने वाक्य हैं, इन सब वाक्यों का अध्ययन we have to read in universal truth, and mainly we have to concentrate our mind one point, होता है, होती है in universal truth। जैसे घास हरी होती है, घास हरी होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्रास इज ग्रीन। या इसको हम द लगा के भी लिख सकते हैं। द ग्रास इज ग्रीन। अब यहाँ एक सवाल दिमाग में उठता होगा कि क्या द नहीं लगाएंगे तो गलत होगा या सही होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मेरे गुरुजनों, मेरे अभिभावकों, इससे कोई गलती नहीं होगी। द लगाइए तो भी ठीक, न लगाइए तो भी ठीक, इसलिए कंफ्यूजन दूर कर लें। दूसरा वाक्य है कि बर्फ ठंडा होता है। बर्फ ठंडा होता है। क्या होगा? बर्फ की अंग्रेजी क्या होगा? आइस इज कोल्ड। बर्फ ठंडा होता है। अब इसमें प्रश्न करिए कि द लगाते हैं, इसमें द नहीं लगेगा। अब है खून लाल होता है। खून
खून लाल होता है। तो उसका क्या होगा, ब्लड इज रेड। इसमें हम चाहे तो द लगा सकते हैं, द ब्लड इज रेड, ये सही है। अगला वाक्य, दूध उजला होता है। दूध उजला होता है, तो क्या होगा, मिल्क इज वाइट। ठीक है, मिल्क इज वाइट। फिर कौवा काला होता है। कौवा काला होता है, तो क्या लिखेंगे, क्रो इज ब्लैक, या द क्रो इज ब्लैक। ठीक है, इस प्रकार अगला सेंटेंस, आदमी मरणशील होता है। मरणशील का मतलब क्या हुआ, यह सदा सत्य है कि आदमी मरता है। आदमी मरणशील होता है। मरणशील का मतलब कि वह मरता है, ये सत्य है। सबको मरना भी है एक दिन एक दिन, और सनातन सत्य है कि आदमी मरणशील होता है। तो क्या होगा, मैन इज मोर्टल। MORTL, मोर्टल का मतलब होता है मरणशील। अब इस तरह के वाक्यों में जैसे कुछ बड़े वाक्य जिससे कुछ शिक्षा मिलती हो, जैसे ईमानदार, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। क्या है, सर्वोत्तम नीति है, मानी ईमानदारी को सबसे अच्छी नीति बताई गई है। ईमानदारी की अंग्रेजी क्या होगी, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट माने ईमानदार, ऑनेस्टी माने ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब इस तरह के वाक्य आप सिंगुलर सब्जेक्ट यानी SS के साथ इज का प्रयोग करना सीख गए। अब इन्हीं यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेजों में आर का प्रयोग कैसे होता है। आर वाले कुछ वाक्य हैं, जैसे बी में इसको लिखिए, बी। अब जैसे गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं। इसका क्या लिखेंगे, द पुअर आर, अब ईमानदार हो गया यहाँ तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। देखिए बहुत बच्चे, मैं सुनता हूँ इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, आदत पड़ गई है, हानेस्ट हानेस्ट कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों,
अगर किसी के घर के बच्चे इस तरह का हानेस्ट शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, हानेस्ट को हानेस पढ़ रहे हैं, तो उसको बार बार टोक कर उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हानेस्ट का उच्चारण करेंगे, हानेस्ट लिखेंगे, हानेस्ट को जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देंगे। अगर किसी भी घर के बच्चे ऑनेस्ट को हानेस्ट पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान देंगे। दूसरा है कि असफलता सफलता का स्तंभ होता है। अब स्तंभ का मतलब क्या हो गया यहाँ? पिलर। लेकिन पिलर लिखेंगे, लेकिन पिलर इसका मतलब नहीं है। अर्थात असफलता जो होती है वो सफल बनाने की कुंजी होती है। किसी चीज में, किसी कंपटीशन में, किसी हाई लेवल के एग्जाम में जब कोई परीक्षार्थी या कैंडिडेट फेल हो जाता है तो सोचता है कि हमारी गलतियां कहाँ हो गई, कहाँ हमसे चूक हुई। उन खामियों को ढूंढता है और उस पर कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ना शुरू करता है तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि असफलता सफलता का स्तंभ होता है। स्तंभ का मतलब हुआ उसका सुधार होता है, उसकी एक कड़ी होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। यानी असफलता सफलता का स्तंभ होता है। इसको क्या लिखेंगे? असफलता, फेलियर्स, फेल, FAIL, फेलियर्स आर पिलर, पिलर्स ऑफ सक्सेस, SUCCESS। तो क्या हुआ? फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। इस प्रकार आप प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करके भी इस यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस को बनाना सीख गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत बढ़िया से आ गया होगा। इसी पर आधारित अब कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, उस पर बनाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। जैसे होमवर्क समझिए या CW समझिए। जैसे प्यार अंधा होता है, ठीक है? प्यार अंधा होता है। सांप जहरीला होता है। सांप जहरीला होता है, ठीक है? मौत निश्चित होता है। मौत निश्चित होता है। बाल काला होता है। ठीक है? और माँ माँ होती है। क्या है? माँ माँ होती है। फिर लिखिए, डॉक्टर भगवान होता है। सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। डॉक्टर भगवान होता है। और पाप पाप होता है।
पाप पाप होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक बड़ा सेंटेंस, बच्चे आर वाले, आर के प्रयोग वाले, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। सत्य है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। बच्चे क्या होते हैं? भगवान के रूप होते हैं। गुरु गुरु क्या होता है? गुरु पथ दर्शक होता है, यानी हम भटकते हुए मार्ग को राह दिखाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। गुरु पथ दर्शक होता है। जल जीवन होता है। जल क्या होता है? जीवन होता है। गाय सीधी होती हैं। ठीक है, गाय सीधी होती है। इस तरह के वाक्य को आप यूनिवर्सल ट्रूथ में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के वाक्यों में इज आर का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं, इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के वाक्यों में जब कभी भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अंतर समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, होती है, होते हैं के वाक्य हैं तो कौन यूनिवर्सल ट्रूथ है और कौन बिना यूनिवर्सल ट्रूथ के हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसी में इज आर का प्रयोग इस तरह के वाक्य जैसे होंगे उसमें होगा। और जो आपको लगेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है उसमें भूल कर भी इज आर का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ क्लासों में, कक्षाओं में कि जब ता ती वाला सेंटेंस रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहता है, वहाँ भी बच्चे इज आर इन का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के वाक्यों का अध्ययन इज आर एम लगाने के पहले आप उसको सोचेंगे, समझेंगे कि वह किस प्रकार का वाक्य है। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें इज आर का प्रयोग करेंगे, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो इज आर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार आप इन लेसन को पढ़ते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी आप ही की तरह इस शिक्षा का, इस ज्ञान का, इस नॉलेज का लाभ उठा सके। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।